हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए आपका हम स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल मोशन बायोलॉजी में। और आज हम फिर से एक नए कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको सीखने और पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप पिछली क्लासेस देख लिए होंगे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाइव पढ़ते हैं। शाम को 7 बजे जो नए स्टूडेंट उनको बताते हैं, शाम को 7 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। आप भी आकर वहां पर पढ़ा करिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर दिया करिए। साथ में ये भी बता दें, क्वेश्चन की बात हो गई है तो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सही तरीके से आंसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों के लिए हमारी तरफ से ताली। और साथ में इसी प्रकार से बने रहें और अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहें। स्टूडेंट हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहां पढ़ रहे वो सारे स्टूडेंट जिनको आगे किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करना है, जो कि जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है, मोर देन सफिशिएंट स्टूडेंट जो हम पढ़ा रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है। जो कि 2-4 क्वेश्चन अगर कर दें, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो वहां पर 2-4-10 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में जो हमारी सीरीज चल रही है सैटरडे को, जिसमें हम स्टूडेंट आपको याद होगा, जिसमें हम पिछले वर्षों में पूछे गए नीट एग्जाम में क्वेश्चन को हम आपसे पूछते हैं जिसका आप सही आंसर देते हैं, जिसमें आप तो थोड़ा सा थिंक कर सकते होंगे कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का होता है। थोड़ी सी इंग्लिश की वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। अगर डॉक्टर बनना है तो सीधी सी मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आनी चाहिए ना, है ना? तो उतना तो चलता है यार, उतना तो करना ही पड़ेगा। और साथ में मैं बहुत सारी इंग्लिश को साथ में बताता भी रहता हूं, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, खास करके बोर्ड के एग्जाम में, है ना? और हमारा लक्ष्य क्या है बच्चों? 100 आउट ऑफ 100, है ना? नाम रोशन करना है और टॉपर लाना है इस चैनल से बायोलॉजी का। तो अभी ये भी क्लियर कर दे अभी कि जल्द में ही आपका रिजल्ट आने वाला, और हम आपको बताएंगे कि पिछले वर्षों में, यानी जो इस बार पेपर दिए हैं स्टूडेंट, उन स्टूडेंट में कितने जो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका कितना बायोलॉजी में मार्क्स आया, हम आपको जो है उनके मार्क्स दिखाएंगे और साथ में बताएंगे कि ये स्टूडेंट को हमने पढ़ाया था। इसमें मेरी भागीदारी नहीं बहुत ज्यादा रहेगी बच्चों, 19 स्टूडेंट की रहेगी। तो चलिए बहुत बातें कर लिए, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हेडिंग है बच्चों यौन संचालित रोग, सॉरी हाँ वही है, यौन संचालित संक्रमण या रोग उसको कर सकते हैं, ठीक है? यौन संचालित संक्रमण, जिसको बच्चों इंग्लिश में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जाना जाता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीएस कहा जाता है। एसटीडी का मतलब होता है, एस का मतलब सेक्सुअल, टी का मतलब ट्रांसमिटेड, और डी का मतलब बच्चों होता है डिजीज, ठीक है? तो ये जो यौन संचालित रोग है ये होता क्या है? और क्वेश्चन के रूप में आपसे अगर 5 नंबर का पूछना हुआ है, 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछना हुआ एग्जामिनर को, तो पूछेगा कैसे? यौन संचालित रोग क्या है, इसके संक्रमण क्यों होते हैं, इसके लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या है। यानी कुल मिला के 3-4 हेडिंग आपसे पूछ लेगा। यानी ओवरऑल ये पूछ रहा है कि यौन संचालित रोग होता क्या है और किस प्रकार से उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, किस प्रकार से संक्रमण होता है और क्या उसके उपचार हैं। हम एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जहां पर बोर्ड पर इसका डिफिनीशन लिखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या ना हो। जैसे प्रॉब्लम समस्या एक ही वर्ड है। चलो देखो, अब यहां पर देखिए, यहां पर यौन संचालित संक्रमण, ठीक, इसका डिफिनीशन क्या है? कोई भी रोग, ठीक है, कोई भी रोग या संक्रमण जो कि मैथुन के समय, यानी कि यौन संबंध के समय जो हो जाए, संचालित हो जाए, उस प्रकार के रोग को बच्चों क्या कहते हैं? यौन संचालित रोग कहते हैं। और डिफिनीशन में भी यही कुछ लिखा है, कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचालित होते हो, ऐसे रोग को बच्चों क्या कहा जाता है? एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसको हिंदी में यौन संचालित रोग कहते हैं बच्चों। लेकिन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद लिखा है इसके यौन संचालित रोग या इसको रतिज रोग। बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसको ना पूछ के इसको भी पूछ सकता है, सबके लिए इसका डिफिनीशन बच्चों यही है ना? फोकस कर लीजिए, यही है इसका डिफिनीशन। क्या? रतिज रोग। रतिज रोग पूछ लिया तो तब भी इसका डिफिनीशन है। तो यहां पर हमने यही लिखा है
कि ऐसा संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचालित होता है, ऐसे संक्रमण को हम यौन संचालित रोग कहते हैं या संक्रमण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं बच्चों, क्या, रतिज रोग के नाम से जानते हैं, जिसकी इंग्लिश है क्या, वेनेरियल डिजीज यानी वीडी। ठीक है, वेनेरियल डिजीज यानी वीडी के नाम से जानते हैं, या फिर एक और नाम है बच्चों इसका क्या, जनन मार्ग संक्रमण, जिसको इंग्लिश में बच्चों रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन आरटीआई के नाम से जाना जाता है। अर्थात मतलब बच्चों यहां पर ये समझा आपने कि हेडिंग तो एक, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर घुमा के आपको 3 तरफ से पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि यौन संचालित रोग क्या होता है ना, यानी कि यौन संचालित संक्रमण या रोग क्या हो सकता है। दूसरा पूछ सकता है रतिज रोग क्या होता है, और तीसरा पूछ सकता है बच्चों जनन मार्ग संक्रमण क्या होता है। तीनों एक ही है बच्चों, तीनों का डिफिनीशन एक ही है। क्या डिफिनीशन है, यौन संबंध के समय होने वाले रोग या होने वाले संक्रमण को यौन संचालित संक्रमण कहते हैं। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर ये डिफिनीशन बच्चों ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचालित हो, ऐसे रोग या संक्रमण को बच्चों क्या कहते हैं, यौन संचालित रोग या संक्रमण, या रतिज रोग, या फिर जनन मार्ग संक्रमण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना, इतना तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 3 नंबर हमारी झोली में आ रहे हैं बच्चों, है ना। फोकस करिए बड़े ध्यान से, बहुत आसान है। आ गया, इतना जितना डिफिनीशन बचा उतना तो आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आज की क्लास यहाँ पर देखते हैं बच्चों। आगे देखिए वो रोग कौन कौन से होते हैं, मतलब वो जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, उसके कुछ डिफिनीशन, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे में क्या क्या एग्जाम्पल है, सुजाक, जिसको इंग्लिश में गोनोरिया के नाम से जाना जाता है, सुजाक। ठीक है बच्चों, ये सब के सब जो है कहां पर होते हैं, जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होते हैं बच्चों। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होनी चाहिए। सुजाक यानी गोनोरिया, दूसरा क्या है, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस है, उसके बाद हर्पीस है, उसके बाद जेनाइटल हर्पीस है, उसके बाद जेनाइटल हर्पीस का हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जर्मनिक परिसर्प कहते हैं बच्चों। बाकी आपके एनसीईआरटी में इस वर्ड को हिंदी में तो जरूर लिखा है, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है, इसलिए हमने इसको इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो सुजाक यानी गोनोरिया इसको इंग्लिश में कहते हैं, सिफिलिस, हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस, जिसको हिंदी में बच्चों जर्मनिक परिसर्प कहते हैं। उसके बाद अगला जो है क्या है बच्चों, क्लेमाइडियसिस, उसके बाद ट्राइकोमोनाइसिस। ठीक है, ट्राइकोमोनाइसिस। ठीक है बच्चों, तो ये 3-4 जो भी नाम हमने आपको बताया, और इसके साथ साथ बच्चों और भी क्या है, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ बी यानी हिपेटाइटिस बी, HIV एड्स। ठीक है, फिर से रोगों के नाम हम आपको बता देते हैं। रोग कौन कौन से हैं, सुजाक यानी गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, जेनाइटल हर्पीस, जिसको हिंदी में जर्मनिक परिसर्प, और उसके बाद क्लेमाइडियसिस, उसके बाद ट्राइकोमोनाइसिस, और उसके बाद ट्राइकोमोनियासिस, उसके बाद बच्चों लैंगिक मत्स्य, और उसके बाद यकृत शोथ बी, जिसको इंग्लिश में हिपेटाइटिस बी कहते हैं, और HIV एड्स। ठीक है, HIV एड्स। तो ये बच्चों, ये जो जितने भी रोग हम आपको बताए हैं, ये सारे के सारे रोग कैसे हैं, यौन संचालित रोग या संक्रमण है बच्चों। कोई समस्या इतने में कोई समस्या नहीं। आप कहेंगे एग्जाम में सर इतने नाम तो हम याद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में याद करने की, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में याद होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये नाम या आने चाहिए बच्चों। लेकिन बच्चों यहां पर हम आपको बता दें कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल, तो आपको ये सारे नाम याद नहीं, लेकिन 2-4 नाम याद होने चाहिए, ताकि आप इस डिफिनीशन को लिखने के बाद आप जो है बच्चों क्या कर सके, 2-3 एग्जाम्पल भी लिख सके। कोई समस्या नहीं है ना, हम ही बोल रहे हैं, हम ही कर रहे हैं बच्चों, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से आंसर देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है ना। इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि आप इतने अच्छे, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं सभी लोग, कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या हमने पढ़ा, आगे जो हम क्वेश्चन पूछे थे उसमें क्या था, उसमें हमने ये भी पूछा था बच्चों, याद है ना, कि ये यौन संचालित संक्रमण है ना। अब बच्चों ये हम अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगली हेडिंग हमारी कौन सी है, यौन संचालित संक्रमण जो है किस प्रकार हो जाता है ना, यानी कि यौन संचालित संक्रमण होने के कारण ये हेडिंग लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, यौन संचालित संक्रमण होने के कारण। तो बच्चों यौन संचालित संक्रमण होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर एक संक्रमित व्यक्ति है, जैसे
पहले से कोई व्यक्ति है जिसको ये बीमारी है ना। संक्रमण मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल रहा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पहले से ये बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों अगर वो व्यक्ति कहीं पर इंजेक्शन लगाया है और डॉक्टर ने वही इंजेक्शन किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति में भी क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि संक्रमित सुई का प्रयोग, है ना, संक्रमित सुई का प्रयोग। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, अपना ब्लड डोनेट कर दिया और वो ब्लड, जैसे अगर इस रोग में से कोई रोग हो उसको, अगर वो व्यक्ति जो है अपना ब्लड जो है ऐसे व्यक्ति को डोनेट कर रहा है जो स्वस्थ है, जिसमें केवल और केवल केवल ब्लड की कमी है, उसको रोग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी क्या हो सकता है, यह रोग जो है फैल सकता है। तो दूसरा कारण क्या लिखेंगे, रक्तादान। ठीक है, रक्त का दान देने वाले, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति जो पहले से संक्रमित, अगर वो रक्त दान देते हैं तो किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ा दिया जाए, उसको रक्तदान कहा जाता है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में फिर इसको इंग्लिश में जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है, जिससे दूसरे व्यक्ति में यह रोग ट्रांसफर हो सकता है। तो पहला पॉइंट आपने लिख लिया होगा, क्या लिखा आप लोगों ने, संक्रमित सुई का प्रयोग। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, रक्तदान। और तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखना है बच्चों कि अगर एक चिकित्सा के पास पहुंचे हैं और जो डॉक्टर है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों का इलाज करेगा डॉक्टर है तो, और उसके पास ऐसा व्यक्ति आया जिसको कोई रोग हो, इनमें से कोई रोग हो, है ना, कोई भी रोग हो, तो अगर जिस कैंची का ब्लेड का अगर उपयोग किया है, अगर उसके स्किन में अगर ब्लड जो है चीर फाड़ किया है, शल्य क्रिया मतलब कि ऑपरेशन किया है, यानी कि डॉक्टर अगर संक्रमित व्यक्ति का ऑपरेशन किया है और उस ऑपरेशन में उपयोग की गई जो भी उपकरण है बच्चों, उस उपकरण का प्रयोग अगर स्वस्थ व्यक्ति पर किया जाए तो यह रोग बढ़ने का खतरा हो जाता है या हो जाता है। ठीक है, सीधा सा मतलब है। तो 3 पॉइंट आप लोगों ने समझा, इसमें 1 2 3 करके लिखेंगे आप लोग। पहला पॉइंट क्या आप लोगों ने लिखा, संक्रमित सुई का प्रयोग। दूसरा पॉइंट क्या आपने लिखा, रक्तदान। और तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा, शल्य क्रिया, मतलब कि ऑपरेशन के समय यानी शल्य क्रिया के समय उपयोग किए गए उपकरण का जो है प्रयोग स्वस्थ व्यक्ति पर करना। तो 3 पॉइंट से क्या हो सकता है, यौन संचालित रोग बढ़ने का खतरा हो सकता है बच्चों। क्लियर है, इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं कि यौन संचालित रोग में बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यौन संचालित रोग में 2-3 ऐसे रोग हैं जिनका पूर्णतः इलाज संभव नहीं है। वो वायरस जनित रोग हैं। कौन कौन से हैं, जेनाइटल हर्पीज है, उसके बाद बच्चों यहां पर हम इसलिए अंडरलाइन पहले से कर लिए हैं, उसके बाद यकृत शोथ बी यानी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। HIV एड्स जो है बहुत ही खतरनाक होता है, जिसके बारे में हम बच्चों हम जो है 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी उस चीज को मेंशन किया, हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से जो पूर्णतः खत्म नहीं हो सकते, वो कौन कौन से रोग हैं बच्चों, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स। ये 3 ऐसे रोग हैं जो वायरस से होते हैं, और वायरस जनित रोग होने की वजह से, ऐसा नहीं कर सकते केवल उसी की वजह से, लेकिन ये रोग जो है वायरस के कारण होते हैं और ये पूर्णतः समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। बाकी जितने भी नाम आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ इसमें से जीवाणु द्वारा होते हैं और कुछ बच्चों प्रोटोजोन द्वारा होते हैं। जैसे यहाँ ट्राइकोमोनियासिस जो है ये प्रोटोजोन द्वारा होता है, और इसमें से मैक्सिमम जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और उसके साथ साथ लैंगिक मस्तिष्क, ये सब जो है वायरस जनित बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है बच्चों। ठीक है, तो ये रोग जो है पूर्णतः समाप्त किए जा सकते हैं मेडिसिन के थ्रू, लेकिन इसमें जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, ये 3 बीमारी ऐसी बच्चों, इसको पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, मेडिसिन के थ्रू रोका जा सकता है बस। ठीक है बच्चों, इतना पॉइंट हो गया है ना, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं, यानी यौन संचालित संक्रमण हो जाए, होने के लक्षण यहां पर लिख सकते हैं हेडिंग के तौर पर, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, यानी कि क्या क्या इससे इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो बच्चों हम बात बता दें यहां पर कि पहला लक्षण क्या हो सकता है, पहला लक्षण हो सकता है जो जेनाइटल पार्ट है, उस जो
पुरुष हो या महिला में अधिकतर होता है ये सारे रोग। तो जो जेनाइटल पार्ट्स है वहां से जो तरल पदार्थों का स्रावण है ना, तरल पदार्थों का स्रावण। ठीक है स्टूडेंट, पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट किया क्या? तरल पदार्थों का स्रावण। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट है हल्का दर्द, यानी कि लैंगिक अंग में हल्का दर्द। ठीक है स्टूडेंट, ये दो पॉइंट आप लोगों ने देख लिया, यानी कि तरल पदार्थों का स्रावण और लैंगिक अंग में हल्का दर्द होना। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ बच्चों एक और है, तीसरा पॉइंट क्या? सूजन आना, लैंगिक अंगों में सूजन आना बच्चों। ठीक है, सूजन आना। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आप लोगों ने देखा कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तरल पदार्थों का स्रावण, लैंगिक अंग में हल्का दर्द, उसके बाद सूजन आना। ठीक है बच्चों, सूजन आना। तो कहां सूजन आएगा? लैंगिक अंग में। तो बच्चों ये 3 पॉइंट इसके लक्षण हैं। और बच्चों क्लियर कर देते, ये लक्षण हो गया आपका, दूसरी हेडिंग भी खत्म हो गई आपकी, लक्षण। लेकिन बच्चों इसी में आगे ये भी है कि कुछ महिलाओं में ये लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। मतलब ये बाहर शो नहीं करता, उनको पता नहीं चलता कि वो संक्रमित है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो वाहक का कार्य करती हैं, एक तरह से कर सकते हैं। तो जिन महिलाओं में ये रोग वाहक का कार्य करता है उसमें बहुत सारी समस्या उन महिलाओं में हो सकती है। और अगर समय से इलाज न हुआ तो अन्य लोगों में जो है कह सकते हैं कि अन्य लोगों में भी यौन संचालित संक्रमण बढ़ने का खतरा है। अन्य लोगों में क्यों यौन संचालित बढ़ने का खतरा? क्योंकि बच्चों अगर इंजेक्शन का अगर डॉक्टर वो कर ले, यूज कर ले, या फिर कहीं चीरा लग गया और उस यंत्र का प्रयोग कोई कर ले और उसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, तो फैल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर हम समझेंगे कि यहां तो लक्षण हमने देख लिया, तरल पदार्थों का स्रावण, लैंगिक अंग में हल्का दर्द या सूजन आना। ठीक है, 3 पॉइंट हमने देखा यहां पर। लेकिन कुछ महिलाओं, यहीं पर हम आगे बता रहे हैं, कुछ महिलाओं में लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। और जिन महिलाओं में लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उनमें कुछ समय बाद ये रोग काफी गंभीर हो जाता है। और गंभीर होने की वजह से बच्चों क्या हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करें, जगह नहीं है तो थोड़ा सा इरेज करते हैं। एक अगर जैसे जिन महिलाओं में लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा है उनका पूर्णतः इलाज करना तो बाद में बहुत ही असंभव हो जाएगा, जिसमें उन महिलाओं में एक मुख्य रूप से जो है एक बीमारी हो जाती है। एक क्या, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं उन महिलाओं में। कौन कौन सी बच्चों? जिसको हम पहले पॉइंट पर PID के नाम से जानते हैं, PID, जिसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज, डिजीज। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा PID। ठीक है बच्चों, पेल्विक इन्फेक्शन क्या हो गया? डिजीज। ये पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज यानी सॉरी इन्फेक्शन नहीं है यहां पर, सॉरी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेटरी, ठीक है बच्चों, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। PID मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मतलब बच्चों बता देते हैं, इसका मतलब कि ऐसी महिला जिनमें यौन संचालित रोग है, यौन मतलब ये रोग हैं लेकिन उनमें पता नहीं चल रहा है, मतलब प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो उनमें जो है एक मुख्य बीमारी हो जाती है जिसको PID, यानी कि एक नहीं बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये एक हम बताए हैं क्या, PID यानी पेल्विक
इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी स्रोड़ी में स्रोड़ी कहां पर हमारा है, यहाँ कमर के पास स्रोड़ी होता है, तो स्रोड़ी में क्या हो जाता है, शोथ, इन्फ्लेमेटरी मतलब हो जाता है शोथ, शोथ मतलब कि सूज जाना, ठीक है, डिजीज मतलब रोग होता है, मतलब कि स्रोड़ी क्षेत्र उनका क्या हो जाता है, सूज जाता है बच्चों। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है, दूसरे नंबर पर बंध्यता, मतलब वो महिला हो सकता है कभी मां ही न बन पाए, है ना, बंध्यता। और तीसरे नंबर पर क्या हो सकता है बच्चों, अस्थानिक सगर्भता, मतलब बच्चों इक्टोपिक प्रेगनेंसी पिछली क्लास में क्वेश्चन आया था, जब हम पिछले चैप्टर के नीट एग्जाम का जो प्रैक्टिस करा रहे थे, तो उसमें इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पूछा था, यानी कि अस्थानिक सगर्भता के बारे में, यानी इसको बच्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। बच्चों इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब बच्चों क्या हो गया कि ऐसा सगर्भता जो कि यूटरस में ना हो, कहां हो जाए, फैलोपियन नलिका में, यानी अस्थानिक मतलब बिना स्थान के कहीं स्थान पे हो जाए, दूसरे स्थान पे हो जाए, ठीक बच्चों। तो अस्थानिक सगर्भता मतलब फैलोपियन नलिका में हो गया हो, ठीक है, फैलोपियन नलिका में हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में अस्थानिक सगर्भता कहते हैं, और वो बच्चा क्या होता है, सर्वाइव नहीं करता, मर जाता। पिछली क्लास में हम थोड़ा सा बताए भी थे इसके बारे में, है ना, पिछली क्लास मतलब पिछले चैप्टर में अस्थानिक सगर्भता यानी कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद बच्चों, उसके बाद गर्भपात, मतलब असमय में गर्भपात हो जाए, मतलब बच्चा 2-3 महीना का हुआ हो, पेट में है, मतलब कि गर्भाशय में है, तभी वो क्या हो जाए, बर्थ हो जाए, वो मर जाए बच्चा, या फिर मृत शिशु का जन्म, है ना, मृत शिशु का जन्म। उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगला पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट, इतना हो गया मृत शिशु का जन्म, या फिर जनन मार्ग में कैंसर। तो बच्चों यौन संचारी संक्रमण होने के लक्षण क्या क्या है, लक्षण तो हमने देख लिया क्या क्या है, क्या होना, लिक्विड यानी कि जो जनन मार्ग है या फिर जो लैंगिक अंग है, फीमेल का मैक्सिमम कर सकते हैं, फीमेल के केस में ये ज्यादा रोग होते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि लिक्विड का रिलीजिंग हो रहा हो, यानी कि तरल पदार्थों का स्रावण हो सकता है, सूजन हो सकता है वहां पर, इन्फ्लेमेटरी हो सकता है वहां पर, साथ में छोटे छोटे दाने जैसी संरचना निकल सकती है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कुछ महिलाओं में बच्चों ये रोग प्रदर्शित नहीं होता है, जो बाद में जो है बहुत ही घातक हो सकता है, बहुत ही जो है खतरनाक हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है अगर बाद ऐसी महिलाओं में जिनमें नहीं शो कर रहा है, क्या क्या बाद में हो सकता है बच्चों, तो पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि एक ऐसा रोग जिससे स्रोड़ी क्षेत्र जो होता है क्या हो जाता है, सूज जाता है, इन्फ्लेमेटरी सूजन हो जाना। बंध्यता मतलब वो महिला हो सकता है कि कभी मां ही न बन पाए। उसके बाद अस्थानिक सगर्भता हो सकता है कि स्पर्म जाके एक को फर्टिलाइज कर रहा है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है, वो इम्प्लांट हो जा रहा है बच्चा, ठीक है, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चों गर्भपात हो सकता है, यानी कि असमय में बच्चा मर सकता है। उसके बाद मृत शिशु का जन्म, मरे हुए बच्चे का जन्म हो सकता है, या फिर जनन मार्ग में कैंसर हो सकता है बच्चों। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं अगर वो कुछ जो महिलाओं में क्या हो सकता है बच्चों, जो महिलाओं में अगर संक्रमण बाद में प्रदर्शित हो रहा है ना, बाद में प्रदर्शित हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया बच्चों, इतना तो कोई क्लियर है। अब बात करते हैं अगली हेडिंग यानी उपचार के बारे में, है ना, उपचार। तो इसको इरेज कर दें, है ना, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। उपचार हम देखने जा रहे हैं, क्या उपचार, ठीक। अब इसका उपचार क्या है, अगर आपके पास एनसीईआरटी होगा ना, तो एक उसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं। इसका उपचार सीधा सीधा है, एक लाइन में अगर हम बताएं, इसका बचाव ही इसका उपचार है। एक लाइन में क्या हमने क्या बोला, इससे बचाव ही इसका क्या है, उपचार है। और कौन कौन से उपचार हो सकते हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर। अब आप इस समय जो है आप एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो यहां पर इन संक्रमण से बचने के लिए यहां पर देख सकते हैं, इन संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। 3 पॉइंट दिया है बुक में, आप यही नोट कर लेंगे उपचार के रूप में क्या क्या। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ जो है अनजान व्यक्ति या भूत व्यक्तियों के साथ जो है यौन संबंध न रखें। दूसरा जो है बच्चों, मैथुन के समय सदैव
कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। उसके बाद तीसरा है, यदि कोई आशंका है, कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है, कोई समस्या अगर ऐसी लग रही कि हाँ यौन संचालित रोग हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच करें और अगर रोग का पता चल जाए तो उसका इलाज कर ले बच्चों। तो हमने उपचार में क्या पढ़ा, 3 पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है यौन संचालित जो रोग होता है वो क्यों होता है, हम सारे एक एक पॉइंट को डिस्कस किए हैं और एनसीईआरटी में जो 3 पॉइंट लिखा है आप उसको जरूर नोट कर लीजिए, जरूर पढ़ लीजिए बच्चों, ठीक है। तो हम उसको समझा दिए हैं और सभी के पास एनसीईआरटी है कि नहीं है, होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप नजदीकी दुकान अपने पुस्तकालय पर जाकर ले सकते हैं, अब आ चुका है और वहां पर जाकर देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अगर लिंक से नहीं जाना चाहते तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जाने के बाद वहां मोशन बायोलॉजी आप सर्च करेंगे, तुरंत ही आ जाएगा, इस चैनल का लोगो आ जाएगा, जाकर वहां पर टाइप करेंगे 4 चैप्टर का नोट, यानी फर्स्ट से 4th चैप्टर, जो चौथा चैप्टर चल रहा है, इन 4 चैप्टर का नोट से आप वहां पर उस नोट से आप अपने नोट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास कैसी लगी आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और उसके साथ बच्चों क्वेश्चन तो पूछना तो बनता है ना। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारे स्टूडेंट ने उसका आंसर सही दिया था, और आज फिर से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं जिसका आंसर आप सभी देने वाले हैं, है ना। तो पूछ लेना, है ना, पूछना तो बनता है। चलिए आप हमको बताएंगे, क्या बताएंगे आप हमको बताएंगे कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ठीक है। 2 हो गया, एक क्वेश्चन हुआ, और दूसरा क्वेश्चन आप हमें बताएंगे कि किस समय जो है एमटीपी करना, है ना, किस समय एमटीपी करना ज्यादा सुरक्षित होता है, ठीक है, किस समय एमटीपी करना ज्यादा सुरक्षित होता है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप हमको ये बताएंगे, थोड़ा सा आपका नॉलेज हम चेक करते हैं अब। तीसरा क्वेश्चन आप हमको ये बताएंगे कि उस पौधे का नाम बताइए जो 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है। अगर आप पहला चैप्टर जब देखे हैं तो जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। और बच्चों आज की क्लास यहीं तक है, कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइए। आप लोगों को सीखने को मिला और ये आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और बस इतना ही, तो हम चले। हाँ, चलने से पहले बता दें, अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर नए नहीं है तभी लाइक और शेयर करिए, और उसके साथ ही अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और हमारी क्लास को आप समय से देख पाए। कोर्स कंप्लीट करते रहिए, और हमारे जो लक्ष्य हैं बच्चों, क्या आउटस्टैंडिंग, है ना, हम करने वाले, और हमारे पास ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट आप लोग हैं कि हमें विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।